हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। आइए, इस समय जिस सब्जेक्ट के लिए हमारी और आपकी मुलाकात हुई है, इस सब्जेक्ट का नाम है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर। इससे पहले हम अपने सब्जेक्ट की शुरुआत करें, एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। बहुत सारे बच्चे मुझसे जान रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दूसरे सब्जेक्ट को, लेकिन फिर भी ये एक ऑफिशियल तरीका है जब हम और आप मिलते हैं। आपसे मेरा और भी जो है वो इंट्रोडक्शन, लंबा इंट्रोडक्शन चलता रहेगा, बट छोटा सा इंट्रोडक्शन। I'm Pankaj Kumar. I'm a company secretary and chartered securities and investment from CSI London. I have done MBA finance as well. मैं आपके इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया में एकेडमिक एक्सपर्ट भी हूँ और NIRC ऑफ ICSI में विजिटिंग फैकल्टी हूँ। साथ में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और भी काफ़ी जगहों से जुड़ा हुआ हूँ एकेडमिक्स में। इसके अलावा मैंने फिजिक्स ऑनर्स किया हुआ है, साइंस ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद मैं आपके इस लीगल और फाइनेंस के फील्ड में आया हूँ। करेंगे बातचीत कि किस तरीके से साइंस से मेरा जो है इंक्लिनेशन इस तरफ आ गया। एनीवे, इसके अलावा मैं एक कंसल्टेंट हूँ। मैं कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, मर्जर अमलगमेशन, इन चीज़ों से रिलेटेड, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग से ही रिलेटेड ये सारी चीज़ होती है, जिसमें मैं लोगों को कंसल्टेंसी देता हूँ, कंपनीज को कंसल्टेंसी देता हूँ। मेरी और आपकी मुलाकात 4 सब्जेक्ट्स में होगी एग्जीक्यूटिव लेवल पे, लेकिन सिलसिला सिर्फ एग्जीक्यूटिव लेवल पे खत्म नहीं होगा। आई विश एंड डेफिनेटली आप जब प्रोफेशनल लेवल पे पहुंचेंगे तो भी हमारी आपकी मुलाकात होगी, लेकिन इस समय एग्जीक्यूटिव लेवल पे हम और आप मिल रहे हैं। एग्जीक्यूटिव लेवल पे आइए जरा देखते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो किस तरीके से है। यानी कि ये जो आपका एग्जीक्यूटिव लेवल है, इस एग्जीक्यूटिव लेवल में आपको पढ़ने हैं यहाँ पे टोटल 4 सब्जेक्ट्स। मुझसे पढ़ने आपको कितने हैं टोटल? आपके पास यहाँ 8 पेपर्स हैं। देखते हैं एक बार हम लोग इन सारे पेपर्स को। आपके सामने मॉड 1 में जो है वो टोटल आपके पास 4 पेपर्स हैं और मॉड 2 में भी आपके पास 4 पेपर्स हैं। तो मॉड 2 में जो इसमें 4 पेपर है, इसमें मेरी और आपकी मुलाकात होगी EBCL में, जिसे इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ कहते हैं, और SLCM जिसे सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट कहते हैं। फिलहाल मॉड 1 में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोनों मॉड दे रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ मॉड 1 दे रहे हैं। तो वो बच्चे जो सिर्फ मॉड 1 दे रहे हैं और इस समय हम मॉड 1 के ही सब्जेक्ट के लिए हैं, तो मॉड्यूल 1 में जूरिस्प्रूडेंस, जिसको JIGL कहते हैं, इसमें मेरी आपकी मुलाकात होगी, और सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर। तो इस समय हम और आप जो मिले हैं वो किसके लिए? हम और आप इस समय मिले हैं सेटिंग अप बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर के लिए। चलिए फटाफट पहले एक बार हम इसका दिल्ली दर्शन कर लेते हैं। दिल्ली दर्शन का मतलब क्या है? एक बार हम अपने सब्जेक्ट को जरा जान लेते हैं, अपना स्ट्रैटेजी बना लेते हैं और उसके बाद हम पढ़ना शुरू करते हैं। आपका एक लेक्चर ऑलरेडी मैंने लिया हुआ है जो कंप्लीट स्ट्रैटेजी पे ही बेस्ड है। अगर जिन बच्चों ने उस क्लास को नहीं लिया है, उस लेक्चर को नहीं सुना है, बिल्कुल अच्छे से उस लेक्चर को सुन लेंगे, क्योंकि उसमें हमने बहुत डिटेल में इन डेप्थ बातचीत की है, लेकिन यहाँ भी हम लोग थोड़ी बातचीत करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है अब हम अपने सब्जेक्ट को जानते हैं, जिसका नाम सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर है। आप इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को ध्यान से देखिए। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर, यानी कि कंपनी की शुरुआत भी होगी सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी, और आप उसे बंद भी करेंगे। यानी कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बिजनेस की शुरुआत करते हैं, आप बिजनेस को कैरी करते हैं और आप बिजनेस को क्लोज कर देते हैं। यानी कि कंपनी के जन्म से लेकर के मरण तक की कहानी। यानी कि अगर टेक्निकल टर्म में कहें तो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से लेकर के कंपनी के वाइंडिंग अप तक की कहानी यहाँ पे है। तो इसमें देखिए किस तरह से बाइफर्केशन है। पार्ट ए जो है वो कंपनी के एक तरह से कहिए बर्थ की कहानी है। हम आसान शब्दों में इसे देखते हैं, जो हमारे कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का है। पार्ट बी हमारा जो है ये है रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, कंप्लायंसेस। यानी कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो गया, बच्चे का जन्म हो गया, पार्ट ए। अब बच्चा बड़ा होगा, स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, खुश हो जाइए, बच्चे की शादी होगी, और फिर उसके बाद एक दुखी वाला फेज आता है, जहां पे दौर शुरू होता है बीमारियों का।
तो ये हमारा जो पार्ट बी है, जो 35 मार्क्स का है, ये बेसिकली कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद की कहानी है। यानी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुका है, अब कंपनी को बड़े सारे जो है वो कंप्लायंसेस फुलफिल करने हैं। उसके ऊपर इन्वायरमेंटल लॉ के कंप्लायंसेस होंगे, उनके ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के कंप्लायंसेस होंगे, उन्हें बड़े सारे लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे इनकॉर्पोरेट होने के बाद। यानी जिस तरह से बच्चे के बर्थ के बाद बच्चे को स्कूल जाना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है, नौकरी करनी पड़ती है, ठीक उसी तरह से कंपनी भी अपने इनकॉर्पोरेशन के बाद तमाम तरह के चीजों से जो है वो गुजरेगी। ये है पार्ट बी। पार्ट ए हमारा क्या था? बर्थ की कहानी, इनकॉर्पोरेशन। पार्ट बी हमारा है कंपनी के गोइंग कंसर्न में जाने की कहानी, जिस दौरान कंपनी बड़े सारे चीजों को फुलफिल करेगी, कंप्लायंस करेगी, तभी तो कंपनी चलेगी। इसके बाद बात आती है जब बीमार पड़ने लगा आदमी, यानी कि कंपनी बीमार पड़ने लगा। अब कंपनी के बीमार पड़ने का क्या मतलब है? भाई ऑब्वियस सी बात है, फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब कंपनी बीमार पड़ने लगी तो पहले कोशिश की जाएगी कि कंपनी को ठीक कर दे, बिल्कुल हमारे और आपकी तरह। अगर कंपनी फिर भी ठीक नहीं होती है तो थोड़ा और जो है वो हम प्रयास करेंगे, यानी कि नॉर्मल बीमारी है, डॉक्टर से दिखला दिया, ठीक हो गया, उससे ज्यादा है तो हॉस्पिटलाइज करते हैं। अनफॉर्चुनेट है, आपने सुना है कोरोना और बड़े सारे और बीमारियां। अनफॉर्चुनेटली अगर मुश्किल स्थिति आ गई, नहीं बच पाता है, तो बड़े दुखी मन से उसका अंतिम संस्कार करते हैं, क्रिमिनेशन करते हैं। ठीक उसी तरह से कंपनी जब बिल्कुल अंतिम स्थिति में आ गया, जहां पे कंपनी डोरमेंट हुई, फिर भी हम ठीक नहीं कर पाए, तो ऐसे केस में कंपनी को अंत में बंद कर दिया जाता है। मतलब कंपनी के बुरे वक्त की कहानी यहाँ पे इस 25 मार्क्स में। भाई कंपनी का बुरा वक्त हो या अच्छा वक्त हो, आपके लिए अच्छा वक्त सिर्फ तब होगा जब चाहे कंपनी के बुरे वक्त से क्वेश्चन पूछा गया हो, अच्छे वक्त से पूछा गया और आपने सही से आंसर कर दिया है। तो ये 25 मार्क्स और ये 35 मार्क्स, इस 60 मार्क्स के लिए हम और आप इस समय मिल रहे हैं। अब इस सब्जेक्ट में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? इस सब्जेक्ट में सबसे पहले हम बी पार्ट से शुरुआत करेंगे और इस बी पार्ट में भी हम जो हमला करेंगे वो करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ पे। हम उस अकॉर्डिंग सीक्वेंस को लेकर के चलेंगे जिस अकॉर्डिंग उसका यूटिलिटी है। मतलब जिस टॉपिक का यूज बाद वाले टॉपिक में है, हम उसे पहले करने की कोशिश करेंगे, और जो बाद में आ रहा है, यानी कि वो टॉपिक जिसमें बहुत सारे एस्पेक्ट का यूज है, बड़े सारे टॉपिक उसमें जो है वो इस्तेमाल होंगे, कोई बात नहीं, उसे सबसे लास्ट में करेंगे। यानी कि किस तरह से जो है वो टॉपिक जाएगा ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बट एट द एंड ऑफ द डे आपका पूरा सिलेबस पूरे अच्छे तरीके से तैयार और एक डिक्लेरेशन। अगर आप मेरे बात को और बताए गए इंस्ट्रक्शन को पूरे तरीके से सुनते हैं तो आप चाहेंगे तो भी जो है वो एग्जाम में फेल नहीं करेंगे, और अगर नहीं सुनते हैं तो चाहेंगे तो भी पास नहीं करेंगे। आप कहेंगे सर ये क्या ऋषि मुनि की तरह दुआएं और बद दुआएं? नहीं, एक्सपीरियंस मैंने आपको पहले ही बताया, हम लोग बड़े सारे एस्पेक्ट और विंग में जो है वो इन्वॉल्व है, इसीलिए हमें पता है किस तरीके से जो है वो आपके सिलेबस को जो है वो बेसिकली क्वेश्चन में बदला जाता है। तो यहाँ पे बड़े ध्यान से चीजों को आपको समझना रहेगा, इंस्ट्रक्शन को बस फॉलो कीजिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि सर आपके मतलब बात को सुनेंगे और फिर उसके बाद हम ऐसे लेट के भी नहीं, आप मशक्कत करेंगे, इंस्ट्रक्शन को पूरी तरह से फॉलो करेंगे, जैसे जैसे आपको होमवर्क दिया जाएगा उन चीजों को करेंगे, तो किसी भी शर्त पे आप फेल नहीं हो सकते। हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रैटेजी की। ये नहीं कि बस कोई भी चैप्टर उठाया, कुछ भी जो है हमने शुरू कर दिया। आखिर हमें स्ट्रैटेजी बनानी है, हमें सीएस क्लियर करना है, इसके लिए हमें बनाना है स्ट्रैटेजी। क्या स्ट्रैटेजी होगा? इस समय मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ सेटिंग अप के बारे में। तो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर में क्या हमारा और आपका स्ट्रैटेजी रहेगा जिसके अकॉर्डिंग हम इस सब्जेक्ट को कैरी करेंगे। चलिए इस स्ट्रैटेजी को देख लेते हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद हम इन बातों पे डिस्कशन नहीं करेंगे कि सर हम स्कैनर पढ़ें या ना पढ़ें, सर हम क्वेश्चन बैंक बनाए या ना बनाए, हम इंस्टीट्यूट का बुक पढ़ें, आपका बुक पढ़ें, हम आपकी जो है वो पीपीटी को कॉपी करें, कैसे करें, क्या करें। इन्हीं चीजों को हम सबसे पहले जो है वो 5 मिनट में खत्म करते हैं, और तब फिर हम आएंगे अपने टॉपिक पे और फिर जो है हम हल्ला बोल शुरू करेंगे। चलिए सबसे पहली बात, जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट को मेरे साथ पढ़ेंगे
तो हम उसे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ लेकर चलेंगे। यानी कि सबसे पहले हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। ये जो आपका कोर्स है सीएस का, ये बेसिकली प्रोफेशनल कोर्स है। इन कोर्सेज को करने के बाद या तो आपको जॉब करना है या फिर आपको जो है वो प्रैक्टिस करनी है। इन बोथ केसेस यू मस्ट नीड अ गुड एंड एक्सीलेंट काइंड ऑफ दैट मीन्स कॉन्सेप्ट, बिकॉज आपको जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में काम दिया जाएगा। कोई भी सिर्फ और सिर्फ आपके सर्टिफिकेट को देख करके सैलरी देने वाला नहीं है। आप उसके लिए कितने यूजफुल हैं, इस बात पे आपका सैलरी तय होगा। तो आप में कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक पेज पढ़ना रहता, चलिए 10 पेज पढ़ना रहता, मान लीजिए 100 पेज भी पढ़ने रहते, तो हम जय माता दी, अल्लाह अकबर, वाहेगुरु दा खालसा वाहेगुरु दी फसल, जीसस क्राइस्ट, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, बस उसका नाम लिया और रट्टा मारना शुरू कर दिया। लेकिन ये जो आपका पेपर है, ये एक पेपर नहीं, एग्जीक्यूटिव लेवल पे 8 पेपर है, और हर एक पेपर में नहीं भी कुछ 20-30 एक्ट्स हैं। तो भला कैसे ऐसे में आप रट्टा मार सकते हैं? तो आपको समझना होगा। कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी, खुद ब खुद चीजों को आप लिख पाएंगे। तो सबसे पहला एस्पेक्ट है कि यू मस्ट हैव क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट। और इसके लिए आप देखिएगा, जब भी किसी टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे तो किस तरीके से टॉपिक 2 मिनट में खत्म हो सकता है, बट यू विल फील, यू विल रियलाइज कि कैसे हम उसे कहानियों में लेकर के चलेंगे। क्यों आप मूवी देखते हैं भूलते नहीं है? क्योंकि वो एक सीक्वेंस में होता है, कहानियों में होता है, एक के बाद एक क्रोनोलॉजी बना हुआ, हर चीज एक दूसरे चीज से जुड़ा हुआ रहता है, कहीं ना कहीं एक स्ट्रिंग सा बना हुआ रहता है। ठीक वैसे ही हम लोग जब अपने सब्जेक्ट को लेकर के चलेंगे तो यहाँ भी हम कहानी की तरह उसे लेकर के चलेंगे, अपने जनरल लाइफ से, अपने किसी जो है वो रिलेटिव्स का, अपना ही खुद का कुछ कहानी, कुछ जुड़ा हुआ बात, कुछ और भी जो है वो एस्पेक्ट को मिक्स करते हुए, सिंक्रोनाइज करते हुए लेकर के चलेंगे। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है और आपको लिखना आता है तो आप बड़े आराम से लिख सकते हैं चीजों को। सेकेंड एस्पेक्ट, जब भी हम किसी चीज को पढ़ेंगे, याद रखिए 2 एस्पेक्ट है। एक तो क्लैरिटी होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, और दूसरा एग्जामिनेशन में हमें अच्छे मार्क्स आने चाहिए। दोनों चीजों को हम मीट करेंगे। दूसरे वाले चीज को मीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जब कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए, समझने के बाद हर उस जगह पे आप क्वेश्चन रेज कीजिए। कोई भी टॉपिक, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम पेटेंट ही पढ़ रहे हैं, हम कॉपीराइट पढ़ रहे हैं, हम लिक्विडेशन पढ़ रहे हैं, हम वाइंडिंग अप पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला चीज कि ये तो हमने पढ़ लिया, क्यों पढ़ा? किस तरह का क्वेश्चन इससे फ्रेम हो सकता है, क्या एग्जैक्टली यहां से पूछा जा सकता है? तो आपका सबसे पहला काम रहेगा कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझना। और एक बार जब आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो उस पॉइंट पे, उस टॉपिक से कितने तरह के क्वेश्चन रेज हो सकते हैं, वहां पे रेज कीजिए। अच्छा, इसे क्या शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है? क्या लिखा जा सकता है कि भाई पेटेंट पे शॉर्ट नोट्स, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पेटेंट, या डिस्क्राइब पेटेंट, क्या डिस्क्राइब पूछा जा सकता है? या एक स्टेटमेंट लिख दिया उससे रिलेटेड और आपको कह दिया कमेंट? क्या ऐसा हो सकता है कि 2 चीजों को दे दिया, दिस एंड दिस, कुछ भी दे दिया, ए एंड बी, दोनों चीज आपने पढ़ लिया, इनके बीच में जो है वो आपको कह दिया डिस्टिंग्विश करने के लिए? क्या इस तरीके से दिया जा सकता है? या कहीं आपका केस लॉ तो नहीं है उस पे? केस लॉ का मतलब होता है आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया, लेकिन अब वो क्या करेंगे, उस पे बेस्ड आपको जो है क्वेश्चन दे देंगे, एक्स वाई जेड कुछ भी बना करके, और आपसे पूछेंगे एज बिंग अ कंपनी सेक्रेटरी एडवाइज हिम हर, या जो भी है, या कंपनी को एडवाइस कीजिए। कहने का मतलब है केस लॉ। आपने पढ़ा तो कॉन्सेप्ट, लेकिन उस कॉन्सेप्ट से बना दिया आपका जो है वो केस लॉ, और आपको आंसर करना है। ये केस लॉ कैसे लिखा जाएगा, सारी बातचीत हम लोग करेंगे। तो पहले तो आपको देखना है कि उस टॉपिक से, उस कॉन्सेप्ट से जिसमें आपको क्लैरिटी नहीं तो फिर आगे तो कहानी ही नहीं जाएगी। तो पहले क्लैरिटी, और फिर देखिए किस किस तरह के क्वेश्चन रेज किए जाएंगे, और हर तरह के क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिकल, न्यूमेरिकल, कुछ टॉपिक आपके होंगे जहां पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर देकर के आपसे पूछा जा सकता है, जैसे आप ही के में। यहाँ पे जो आपका पार्ट बी में है, इसमें जब आप लेबर लॉ पे आते हैं तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे डे दिया हुआ है, कैसे यहाँ पे कैलकुलेशन दिया हुआ है कि कितना बोनस मिलेगा, कितना ग्रेचुटी मिलेगा। उन चीजों पे हो सकता है कि आपसे क्या दे दे,
प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दे, कोई बात नहीं है, जो भी दे देगा हम उसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही सोचा कि हम पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी और हर तरह के पॉसिबल क्वेश्चन, जितने तरह के क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम पहले से ही अपने माइंड में प्रिपेयर कर लेंगे। और अगर हमने पहले से ही प्रिपेयर कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है हम बहुत कंफर्टेबल जोन में रहेंगे। आइए, इसके बाद बात आती है कि कर लिया, कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी हो गई, हर जगह से क्वेश्चन भी रेज कर लिए, बट द थिंग इज दैट सब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्टिव है। मेरे सारे के सारे सब्जेक्ट जिसमें हम और आप इंटरेक्ट होंगे, ऑल 4 सब्जेक्ट्स एट एग्जीक्यूटिव लेवल, वो सारे के सारे सब्जेक्टिव है। अगर ये सब्जेक्टिव पेपर है तो इसमें सबसे बड़ा एस्पेक्ट आता है कि लिखें कैसे। अगर पूछा गया शॉर्ट नोट्स तो कैसे लिखें, अगर पूछा गया डिस्क्राइब तो कैसे लिखें, या दोनों में एक ही चीज लिखें। पेटेंट के बारे में कहा गया राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पेटेंट एंड डिस्क्राइब पेटेंट, तो क्या एग्जैक्टली वी हैव टू राइट दिस इन द सेम मैनर? कंटेंट सेम होगा या कंटेंट भी अलग अलग होगा? पैटर्न सेम होगा या पैटर्न अलग अलग होगा? या दोनों में कंटेंट सेम होगा बट राइटिंग का जो पैटर्न होगा वो अलग होगा? अगर कमेंट पूछा गया तो क्या होगा? इसका मतलब ये है कि राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। और अनफॉर्चुनेटली आज के समय में जब आप घर पे बैठ करके चीजों को कर रहे हैं, जब आप टीचर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं हो रहे, तो वैसे केस में राइटिंग में और इश्यू आता है। बट यहाँ पे एक प्रोविजन है जो स्पेशली आप कैसे करेंगे इस चीज को, आपको लिखने के लिए पहले तो सिखलाया जाएगा। केस लॉ कैसे लिखेंगे मैं लिख के आपको बताऊंगा, कैसे कमेंट वाले चीज को कैसे लिखेंगे, किसको उड़ाएंगे किसको लिखेंगे। अगर दे दिया क्रिटिकली एग्जाम में डिस्टिंग्यूश दे दिया, कैसे डिस्टिंग्यूश करें, टेबलर फॉर्म में करें, पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन करें, पैराग्राफ में करें, कंपैरिजन इन पॉइंट करें, पहले एक चीज को लिख दें फिर दूसरी चीज को लिख दें, या एक तरफ एक चीज दूसरी तरफ दूसरी चीज, या पैराग्राफ में कैसे करें, इस पे बात करेंगे। लेकिन आप कहेंगे सर ये आप बता तो देंगे, लेकिन उसके बाद हमने सही से किया या नहीं किया ये कैसे इवैल्यूएट होगा? तो यहाँ दोनों ही काम है, राइटिंग स्किल डेवलपमेंट एंड असेसमेंट। आप उन चीजों को लिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है जो बंदा है खुद जो है वो मशक्कत करेगा, उसके हेल्प के लिए मैं हूँ, क्योंकि यहाँ पे बड़े सारे बच्चे होते हैं, आपको पता है कितने होनहार हैं, कुछ एक भी कभी लिख करके नहीं दिखलाते, लेकिन अगर आप लिख करके मुझे व्हाट्सएप या मेल करते हैं तो आपके उस चीज को इवैल्यूएट किया जाएगा और आपको डेडिकेटेड हाफ एन आवर्स का टाइम हर दिन दिया जाएगा। एवरी डे यू हैव 30 मिनट्स जिसमें आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है, जो भी आपने पढ़ा उसको ध्यान से पढ़ें और सेम डे रिवाइज कीजिए। रिवीजन करने में दिक्कत है, आपके पास आधे घंटे का टाइम है, आप हर दिन लिखेंगे, मैं ये सारा चीज आपको बताऊंगा जैसे ही टॉपिक पे पहुंचेंगे, हर दिन लिखेंगे आप, भले एक पेज ही, एक टॉपिक ही लिखा, और पहले चीजों को समझने के बाद अपने लैंग्वेज में लिखेंगे। कोई बात नहीं है एक बार में नहीं लिख पाए, ठीक है, जिस बुक में लिखा हुआ था, जिस कॉपी में लिखा था दोबारा उसे पढ़ेंगे, लेकिन देख देख करके नहीं लिखेंगे, उसे बंद किया और उसके बाद खुद से जो है वो चीजों को लिखना शुरू करेंगे। इस तरीके से जब आप करते हैं और मुझे लिख कर करके आप देते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इस पॉइंट को लिखते तो ये 3 की जगह 4 हो जाता। ये जो आपने लिखा ये गलत हो गया है, या ये पहले नहीं होगा ये बाद में होगा, क्या सीक्वेंस होगा? लिखा तो बहुत अच्छे से है आपने, सारे कंटेंट लिखे हैं, पूरा कंटेंट लिख दिया, बट किया क्या आपने? जिस चीज को बाद में लिखना था उसे पहले लिखा, जिसे बीच में लिखना था उसे बाद में किया। मतलब यही समझिए कि बहुत अच्छा खाना, डिलीशियस, बहुत अच्छा चावल, बहुत अच्छा सब्जी, बहुत अच्छा दाल, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा, खीर वगैरह सब कुछ, जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए नॉनवेज, सब कुछ है, लेकिन कैसे खिलाया जा रहा है वो देखिए। फर्स्ट क्लास जो है वो रोटी को ऐसे हवा में उछाला गया, बोला गया ले लपक ले, दाल को जमीन पे दे दिया, बोला गया चल चाट ले, खाया आपने, टेस्ट बहुत अच्छा है, बट इज इट अ प्रॉपर वे टू सर्व अ पीपल? कहा गया नहीं। खाना बहुत अच्छा है लेकिन जिस मैनर में दिया जा रहा है वो अच्छा नहीं है। बिल्कुल वैसे ही सारा खाना दिया गया आपको, तरीका सही नहीं, बिल्कुल वैसे ही सारे के सारे कंटेंट आपने लिखा है बट तरीका सही नहीं है। जो पहले लिखना था वो बाद में लिखा, जो उसके बाद लिखना था उससे पहले लिखा। इन्हीं चीजों के बारे में हम बात करेंगे। आप किन किन चीजों को पढ़ेंगे, ये हमेशा रहता है सर हम स्टडी मैट पढ़ें, क्या पढ़ें?
मेरे इस सब्जेक्ट में आपको जो पढ़ना है वो है, जो मैं पीपीटी आपको दिखलाऊंगा वो ध्यान से देखना है, उसके सारे के सारे चीज आपके नोट्स में आपको मिलेंगे। जो नहीं रहेगा और जिन चीजों को मैं कहूंगा कॉपी करने के लिए, उसे आप कॉपी करेंगे, लेकिन जिन चीजों को मैं ना बोलूं उसे जो है कहीं कॉपी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो एज इट इज आपके जो है स्टडी मैट में, यानी कि जो बुक मैं आपको दूंगा उस बुक में मिलेगा, आपको दिखाऊंगा भी आपको बुक, यानी कि जो बुक मैं आपको दूंगा उस बुक को आप पढ़ेंगे और सिर्फ उतने पोर्शन को लिखेंगे जिन पोर्शंस को मैं आपको कहूंगा लिखने के लिए। यही देखिए आपका जो है ये बुक है, सेटिंग अ बिजनेस एंटिटी का। इस बुक में जब आप देखेंगे, जैसे हम पहले ही बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज लॉज की, जो हमारा पहला चैप्टर रहेगा जो हमें स्टार्ट करेंगे, ये देखिए किस तरह से ये आपके जो है वो चार्ट के फॉर्म में, और आप देखिएगा जब हम पीपीटी देखेंगे तो वहां भी आपको ये दिखेगा, सारे चीज पॉइंट वाइज मैनर में, जो भी चीज यहाँ दिया हुआ है बस इसीलिए ये दिया हुआ है क्योंकि जब तक चीजों को आप आसान तरीके से नहीं पढ़ेंगे तब तक जो है उस चीज को समझना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हर चीज को पॉइंट में बना दिया गया है। डिस्टिंग्यूश करना या कंपैरिजन करना है तो दोनों को अलग अलग एस्पेक्ट करके दोनों तरफ लिख करके दिखाया गया है। प्रोसीजर है तो स्टेप वाइज प्रोसीजर दिया गया, यानी कि बुक जो है वो सिर्फ ये नहीं कि जो आपका स्टडी मटेरियल है उसकी तरह जो है वो जो काफी बल्कि है और साथ ही साथ बहुत ही मोनोटोनस है, इसीलिए आपको स्टडी मैट पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे सर लोग कहते हैं स्टडी मैट पढ़ो, आप कहते हैं स्टडी मैट ना पढ़ो। ऐसा इसीलिए क्योंकि मैंने जो ये आपको 126 पेज और जो आप मेरे पीपीटी को देखेंगे इससे बाहर 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि स्टडी मैट के एक एक लाइन को, क्योंकि वो सिलेबस होता है, उसको फॉलो करते हुए तब ये बुक बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए डिजाइन की गई है। साथ ही साथ जो पीपीटी है उस पीपीटी में बचे हुए एस्पेक्ट को शामिल कर लिया गया है, तो क्यों आप परेशान होंगे? तो जो आप पीपीटी देखेंगे, जो क्लास में मैं बताऊंगा मतलब, और जो आपको नोट करने के लिए कहूंगा वो, और बुक, बस इसके अलावा कहीं और नहीं जाना है। साथ ही हम लोग कोई स्कैनर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि स्कैनर में आंसर भी दिया रहता है, और बच्चा जब भी स्कैनर से पढ़ना शुरू करता है तो सबसे पहले जो है वो आंसर की तरफ देखना शुरू करता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन पेपर लेकर के बैठेंगे। भाई हमारे वेबसाइट पे, इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे और हमारे भी वेबसाइट पे दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को निकालिए, क्वेश्चन आपके सामने, और उसके बाद आप देखना शुरू कीजिए और आप खुद कहेंगे सर ये तो हमने वहां पढ़ा हुआ है, ये तो हमारे बुक में इस जगह पे है। खुद ब खुद सारा कुछ आपका होता जाएगा, और अगर कहीं पे दिक्कत रही तो उस चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे। जरा सोचिए, सब कुछ आपने पढ़ लिया तो पढ़ने के बाद अब स्कैनर से रट्टा मारेंगे क्या? जब सब कुछ पढ़ लिया तो क्वेश्चन पेपर तो बस होता है प्रीवियस ईयर, बस देखने के लिए पैटर्न को। ये नहीं है कि वही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक रेफरेंस है जिसके बेसिस पे आप लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में जो एस्पेक्ट आता है वो आता है गुरु मंत्र। जब गुरु मंत्री है तो बिल्कुल लास्ट में, जिसमें किस जो है वो चैप्टर को किस तरीके से करें एग्जाम पॉइंट के लिए, अभी नहीं। आप तो कहेंगे नहीं सर सबसे पहले यही काम कर दो, हमें बस ये बता दो इस चैप्टर का ये चीज ये चीज ये चीज, बस हो गया। काम भी करने हैं आपको। तो इसीलिए ये गुरु मंत्र सिर्फ और सिर्फ तब काम आता है जब पहले गुरु ने शिक्षा दी हुई। तो पहले जब चीजों को पढ़ा हुआ रहेगा, जब चीजों को आप समझे हुए रहेंगे, तब जाकर के आपको कहा जाएगा कि अब आप इसे इस तरीके से क्या करेंगे, टैकल करेंगे। तो ये हमारा स्ट्रैटेजी है जिसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। चलिए, मैंने पहले ही कहा था टॉपिक का सिलेक्शन कैसे करना है ये आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। एट द एंड ऑफ द डे सिलेबस का 140% आप कर चुके रहेंगे, मतलब जो सिलेबस है उससे थोड़ा ऊपर उठ के ही हम पढ़ेंगे ताकि हम कंफर्टेबल फील करें। आप देखते हैं क्लास 1 में जब तक रहते तब तक हमेशा क्लास 1 हैवी लगता है, क्लास 2 में जाते हैं तो अपने छोटे भाई बहन को कह रहे होते हैं और एक क्लास 1 तो बहुत आसान होता है, क्लास 2 में आप तो पता चलेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर आप क्लास 1 में ही थोड़ा ऊपर हो गए रहते तो क्लास 1 आसान लगने लगता। तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने सिलेबस से थोड़ा ऊपर हो जाएंगे। जैसे ही हम अपने सिलेबस से थोड़ा ऊपर होंगे ऑटोमेटिकली जो है सिलेबस हमें आसान लगने लगेगा। तो अब आप सिर्फ मेरे इंस्ट्रक्शन पे चलिए और याद रखिए एक चीज, क्लास में बिल्कुल टाइम अप पे रहिए। आप मेरे पहुंचने से पहले जो है आप जो है वो लॉग इन करके बैठिए लाइव क्लासेस में, जो लाइव क्लासेस होगी, और उस समय डायरेक्टली आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो रिकॉर्डिंग पे है उनके लिए जो है वो टाइम भी दिया हुआ है और लाइव वाले बच्चों के लिए भी दिया हुआ है। मतलब
एक सेकंड भी ना छोड़े, ध्यान से पूरे कहानी को सुने और फिर उसके बाद हर दिन रिवीजन करें। चलिए, तो जो हम इस समय स्टार्ट कर रहे हैं, जहां हम हमला कर रहे हैं, हमला कहां से हम कर रहे हैं? ये हमला हम कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस, आईपीआर से। करें हमला? तैयार हैं आप? है इजाजत? जहां है वहीं से जयकारा लगाइए, मन ही मन जयकारा लगाइए, जहां बैठे हैं वहां लगाइए, खुद ब खुद आवाज जो है वो मुझ तक पहुंच जाएगा। चलिए, तो आते हैं हम अपने पहले जो है वो चैप्टर पे, हम लोग अपने अकॉर्डिंग, जिसका नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अभी हम लोगों ने सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर का पूरा कहानी सुना, स्ट्रैटेजी बनाया, अब हम हमला कर रहे हैं। और पहला चैप्टर जब हमने चुना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो ये नहीं है कि बस हम इसे निकालेंगे और इसमें सारे डेफिनेशन को वन बाय वन पढ़ना शुरू कर देंगे, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले इसके जो है हम एस्पेक्ट को समझेंगे कि आखिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है क्या, पढ़ते क्यों है, क्या पढ़ना है इसमें, क्या कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें रिक्वायर्ड है, क्योंकि इस समय कंपनी का बर्थ हो चुका है और कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड चीज जो है वो कंपनी के एस्पेक्ट में भी आता है। तो सबसे पहले अब जानते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है क्या, और इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम किन किन एस्पेक्ट को पढ़ने वाले हैं। याद रखिए, अभी जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं इसे बहुत ध्यान से समझना होगा, क्योंकि इसी 5-7 मिनट्स के बेसिस पे पूरे के पूरे चैप्टर को हम करेंगे। और अगर ये चीज हमने ठीक से नहीं सुना है तो ऐसे केस में हमें दिक्कत आती है, क्योंकि आप समझ तो हर चीज जाएंगे जब मैं समझाऊंगा। रीजन ये कि मैं कौन सा रॉकेट साइंस आपको बता रहा हूं, बट एक जो मजा आता है, एक जो वाव फीलिंग होता है, वो आप तक नहीं पहुंचेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी आप देखिए कि मूवी में कभी बैठ जाइए, सिनेमा देखने के लिए, मूवी देखने के लिए, जहां से मूवी देखिएगा, क्या ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता है, ये ऐसा क्या समझना है, या तो डांस कर रहे होंगे या मारपीट कर रहे होंगे, ऐसा ही कुछ रहता है। लेकिन आप देखिएगा कि कभी कभी एक मिसिंग फैक्टर सा लगता है। कब? जैसे अगर मैं पुराने मूवीज की बात करूं, तो पुराने मूवीज में होते क्या थे, पहले दिखला रहा बहुत तेज बारिश हो रही है, उस बारिश में जो है वो एकाएक सायरन सा बजा, फैक्ट्री वगैरह में जैसे बजता है, कोई दौड़ता हुआ आया और कहा, मुन्नू की अम्मा, मुन्नू के पापा जो है वो फैक्ट्री में ऊपर से नीचे गिरे और ऊपर पहुंच गए। अब मुन्नू की अम्मा तेजी से दौड़ी, और हमेशा बारिश होता ही रहेगा ऐसे सिचुएशन में। मुन्नू की अम्मा तेजी से दौड़ी, हाथ पकड़ी मुन्नू का, चुन्नू को गोद में ली हुई थी क्योंकि चुन्नू छोटा था, पहुंची वहां पे। वहां जब पहुंची तो पता चला कि सही में उनकी डेथ हो गई, फैक्ट्री में कैजुअलिटी हो गई, डेथ हो गई उनकी। अब उसके बाद वो पहुंची कंपनसेशन के लिए, ताकि जो है वो चुन्नू मुन्नू की परवरिश हो सके। जब वहां पहुंची तो वहां पे प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर, उन्होंने कहा कि तू परेशान ना हो राम दुलारी, तेरा मैं पूरा ख्याल रखूंगा। चुन्नू तो छोटा था, लेकिन ख्याल रखने का वो तरीका मुन्नू को पसंद नहीं आया। उसने एक पत्थर उठाया और दे मारा। अब भाई प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर, जो भी उनका सर फूटा, और उसने कहा पकड़ो पकड़ो पकड़ो, सारे लोग भागे। मुन्नू एक तरफ भागा, चुन्नू को लेकर के उसकी अम्मा एक तरफ भागी। भागते गए भागते गए भागते गए, और दिखला रहे मुन्नू के छोटे छोटे पैर, भागते हुए भागते हुए भागते हुए, और ये पैर बड़ा होता गया और एक ही बार ऐसे करके दिखाया। स्टारिंग अमिताभ बच्चन है इस काल में। अब जो है वहां से जो है वो आपका जो है वो लिखना वो शुरू किया। अभी भी आप नहीं पहुंचे। अब आप जब पहुंचे हैं तो क्या हुआ है, आप जब पहुंचे तो आप देख रहे हैं कि क्यों अमिताभ बच्चन प्रेम चोपड़ा या शक्ति कपूर के पीछे नहा धो करके पड़ा है। भाई जो एक्टिविटी कर रहा है सब समझ में आ रहा है कि सारा का सारा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खुद अपने नाम कर ले रहा है, सारे जगह बिड में जो लोगों को मिला ले रहा है, लेकिन वो ऐसा कर क्यों रहा है, क्यों वो नहा धो करके पीछे उसके पड़ा है। तो बिल्कुल वैसे ही आपका ही है। अगर आप इस पूरे कहानी को, मैंने पहले ही कहा, सिलेबस जो हम पढ़ेंगे वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ेंगे, और उसके लिए जरूरी है कि आप इसके पैटर्न को पूरा समझ लें। तो हम पहले एक इसका तैयार करते हैं ओवरऑल स्ट्रक्चर, और अगर इस स्ट्रक्चर को आप नहीं सुनते हैं ध्यान से तो हमेशा एक मिसिंग फैक्टर रहेगा। तो चलिए बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की कि क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। बिल्कुल आसान शब्दों में चलते हैं, एकदम आसान शब्दों में। प्रॉपर्टी,
बाकी वर्ड छोड़ दीजिए। प्रॉपर्टी, क्या मतलब है प्रॉपर्टी का? आप सुनते हो, अगर आपके पास एक बैग है तो वो आपका प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास पेन है तो वो आपका प्रॉपर्टी है, आपका मोबाइल आपका प्रॉपर्टी है। अगर कोई भी चीज आपका प्रॉपर्टी, चाहे वो लैंड हो, कोई भी चीज हो, वो आपका प्रॉपर्टी हुआ। मूवेबल हो सकता है, इमूवेबल हो सकता है, मकान हो सकता है इमूवेबल के रूप में, और मूवेबल के रूप में आपके फोन हो सकते हैं, लैपटॉप हो सकते हैं, पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, बड़ी सारी चीज हो सकते हैं, आपके कपड़े हो सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी पे आपके राइट का मतलब है कि जो प्रॉपर्टी आपका है उस प्रॉपर्टी का आप क्या करेंगे, उस प्रॉपर्टी का आप इस्तेमाल करेंगे, आप उसके एक्सक्लूसिव ओनर हैं, आपके अलावा कोई उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन लेकिन अगर आप चाहें तो किसी को इस्तेमाल करने के लिए दे सकते हैं। यानी आप अपने प्रॉपर्टी का या तो खुद इस्तेमाल करेंगे या आप अपने मर्जी से किसी को इस्तेमाल करने के लिए परमिशन दे सकते हैं। अब आप मुफ्त में देंगे या पैसे लेकर के देंगे, इट इज अप टू यू। यही तो है आपके प्रॉपर्टी का मतलब। चूंकि ये आपका प्रॉपर्टी है, इसीलिए इसके ऊपर आपका राइट है, और वो राइट है कि आप इस्तेमाल करें या किसी को इस्तेमाल करने के लिए दे, ये आपका चॉइस है। मुफ्त में दे इस्तेमाल करने के लिए या पैसे लेकर के दे, ये भी आपका चॉइस है। बिल्कुल ऐसे ही है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जानते तो राइट समझ जाएंगे। तो जैसे नॉर्मल प्रॉपर्टी राइट का मतलब है कि खुद एक्सक्लूसिव इस्तेमाल करना या आप अपने मर्जी से दूसरे तक दे, पैसे में या बिना पैसे के। ठीक वैसे ही इंटेलेक्ट से जो प्रॉपर्टी तैयार होता है उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं, और उस प्रॉपर्टी से जो भी चीज बन करके आया उसे या तो आप इस्तेमाल करें या कौन इस्तेमाल करेगा और किस तरह से इस्तेमाल करेगा ये आप तय करेंगे। पैसे में करेगा, मुफ्त में करेगा, कैसे करेगा। तो बात आती है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किस प्रॉपर्टी को कहते हैं। राइट तो समझ में आ गया, नॉर्मल प्रॉपर्टी पे भी बात समझ में आ गई, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब यहां पे है कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी जो आपने अपने इंटेलेक्ट से तैयार किया। भाई क्या मतलब, कोई भी प्रॉपर्टी। साइंटिस्ट बहुत अच्छी दवाई बनाई, अभी देखिए कोरोना को लेकर के सारे जगह पे कोरोना वायरस को लेकर के जो है वो आपका जो है वो वैक्सीन का जो है वो चल रहा है प्रयास। अब अगर किसी ने वो वैक्सीन बना लिया तो दैट इज कॉल्ड इन्वेंशन। जिस साइंटिस्ट ने बनाया, मुझे बताइए, जिसने लगातार मेहनत करके चीजों को बनाया, वैक्सीन बनाया दिन रात मेहनत करके, या जिस कंपनी ने बनाया, क्या ये उसका राइट ना हो कि जब भी उस चीज को बेचा जाए या जब भी बना करके मार्केट में लाया जाए तो उसे जो है वो उसका परसेंटेज मिलना चाहिए, यानी कि वो तय करे कि वो ये चीज किसको बेचेगा। लेकिन हो सकता है यहां तुरंत आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाए कि सर तब तो कोरोना वायरस का जो वैक्सीन बनाएगा वो तो बोलेगा मैं ही अपने आप को जो है वो लगाऊंगा और किसी को नहीं दूंगा। कहा गया कि नहीं, जब आप इस सोसाइटी में हैं तो इस सोसाइटी ने आपको बहुत कुछ दिया है, तो आप कुछ रूल रेगुलेशन से अबाइडेड है, जहां पे आपको उन चीजों को फुलफिल करना पड़ेगा। और उन्हीं चीजों को फुलफिल करने को लेकर के यहाँ इन्होंने कहा कि अगर कोई चीज इन्वेंशन के दायरे में आता है, अब घबराइए मत, इन्वेंशन का क्या मतलब बहुत डिटेल में जानेंगे। आसान शब्दों में नया कुछ भी बनाया तो उसे हम इन्वेंशन कह देते, लेकिन मैंने साफ बोला ये सिर्फ और सिर्फ आसान कॉम्प्रिहेंशन के लिए है, ये सीएस के लेवल के लिए नहीं। ये तो तब आप जानेंगे जब मैं आपको पेटेंट एक्ट पढ़ाऊंगा, तब जाकर के वहां आप देखेंगे कि किस तरीके से इन्वेंशन का ब्रॉड मतलब है और कैसे वहां केस लॉ तक निकल करके आता है। कहानी सुनाऊंगा, किससे सुनाऊंगा, सब बताऊंगा यहाँ पे। लेकिन पहली बात कि अगर किसी ने इन्वेंशन किया तो इस इन्वेंशन से जो तैयार हुआ वो हुआ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो यहाँ कोरोना वायरस से बचने के लिए, कोविड-19 भी जिसको कहते हैं, उससे बचने के लिए जो वैक्सीन तैयार हुआ, दिस इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो अब इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, अब यहां बड़ी सारी बातें हैं। आपको मोनोपोली भी मिलना चाहिए, लेकिन उस मोनोपोली का आप मिसयूज ना करें, सोसाइटी एट लार्ज तक वो पहुंचे। अगर नहीं पहुंचा तो
आप बना रहे हैं, खुद अपने ले रहे हैं और घर वालों को दे रहे हैं, तो उस केस में देखेंगे प्रोविजन दिया हुआ है। इसका मतलब एक प्रोविजन तो हो गया पेटेंट का। तो जब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो कहा गया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है कि आपने अपने इंटेलेक्ट से कुछ ऐसा बनाया जो ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल है और उसका जो है वो मोनेटाइजेशन हो सकता है। तो वैसे केस में कौन उसे यूज करे, किसको आप यूज करने का परमिशन दे, वो सारे टर्म्स कंडीशन आप तय करें। कहीं ऐसा ना हो कि चीज को आपने बनाया और उसका कोई डुप्लीकेट बनाना शुरू करे। अब ये समझ के सर लेकिन लोग तो ऐसा करते हैं, तभी तो लॉ बना हुआ है। इंडियन पीनल कोड में लिखा हुआ है मर्डर एक क्राइम है, फिर भी करता है कोई। लिखा हुआ है कि किसी का किडनैपिंग करना क्राइम है, फिर भी करते हैं। इसका मतलब है कि क्या लॉ ही हटा दे? कहा नहीं, पहले लॉ रहेगा तभी तो किसी को पेनलाइज करेंगे। अगर कुछ करना क्राइम के दायरे में नहीं आएगा, ऑफेंस के दायरे में नहीं आएगा, तो फिर हम उसे पेनलाइज कैसे करेंगे? ठीक वैसे यहां कहा गया कि जब तक हम कोई एक्ट बनाएंगे नहीं, तब तक भला हम ये कैसे कर पाएंगे कि इसे इस तरीके से इस्तेमाल करना और इस तरीके से नहीं करना है। ये उसके राइट्स है, लेकिन उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन भी है। तो यहाँ पे जो इन्वेंशन से रिलेटेड एस्पेक्ट है, उसके लिए जो एक्ट बनाया उसका नाम क्या है? पेटेंट एक्ट। तो याद रखिए, एक ही चीज नहीं है। इंटेलेक्ट से एक ही तरह के चीज नहीं बनते, बड़े तरह के चीज बनते हैं। लेकिन आपके इंटेलेक्ट से, अगर आपके इन्वेंशन से आपने कोई भी चीज को क्या किया, अपने इंटेलेक्ट से किसी चीज को इन्वेंट किया, तो वैसे केस में ये चीज पेटेंट के दायरे में आएगा। तो भाई पेटेंट एग्जैक्टली किन किन चीजों पे मिलता है? इन्वेंशन का क्या मतलब है? जब हम पेटेंट लेने जाएंगे तो किन किन चीजों पे बोला जाएगा पेटेंट नहीं मिलेगा? पेटेंट लेने के बाद कितने दिनों तक वैलिड रहता है? क्या पेटेंट एक बार ले लिया तो जब तक सूरज चांद रहेगा चलता रहेगा, या उसमें भी जो है वो कहीं कोई एस्पेक्ट है? अगर पेटेंट लिया है तो हमने किसी चीज को बनाया है, ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए यूजफुल है, फिर भी नहीं दे तो, अपनी मर्जी से देना चाहे तो, और नहीं देना चाहे तो क्या होगा? एक बार पेटेंट ले लिया तो क्या हम उसे वापस कर सकते हैं? किन किन केसेस में आपके पेटेंट आपसे छीन लिए जाएंगे? ऐसे सारे चीजों को हम सॉल्व करेंगे और सारे चीजों का जवाब ढूंढेंगे कहां पे? पेटेंट एक्ट में। एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट हमने बना दिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को क्या करने के लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन सिर्फ पेटेंट एक्ट से सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो कवर नहीं हुए, इससे तो सिर्फ इन्वेंशन कवर हुआ। लेकिन अगर हमने जो है कोई बुक लिखा, जैसे मैं ही 7-8 बुक्स का ऑथर हूं, अब पता चला मैंने बुक लिखा और मजे से आपने जो है उस बुक पर से मेरा नाम हटाया, अभी जो मैंने आपको बुक दिखाया आपने अपना नाम लिख लिया, XYZ, दिस क्वालिफिकेशन, बेचना शुरू कर दिया। मूवी बनी, इतनी महंगी महंगी मूवी बनती है, आपने जो है वो बिंदास जो है वो हैंडीकैम लिया, उससे शूटिंग किया, सीडी बनाया, मार्केट में दे दिया। 30-30 रुपए में, 20-20 रुपए में 3-3, 4-4 जो है वो मूवीज होते हैं। आजकल तो एक और नया चीज चलता है, 10-10 रुपीज में पेन ड्राइव में कर करके लोग बेच रहे होते हैं। आपकी कैसा, लेकिन बेच तो रहे। फिर मैं आपको कहूंगा पहले लॉ होगा तभी तो उस चीज को फॉलो नहीं करना कॉन्ट्रावेंशन कहलाएगा। जब कोई एक्ट ही नहीं, कोई लॉ ही नहीं, कोई प्रोविजन ही नहीं, तो कॉन्ट्रावेंशन कैसा? कॉन्ट्रावेंशन का तो सीधा मतलब होता है कि कुछ लॉ ने कहा था, हमने उसे नहीं माना। तो इसीलिए इन चीजों को, जो आपके लिटरेरी वर्क से रिलेटेड है, बुक वगैरह लिखना, मैगजीन, नॉवेल, कुछ भी आपने लिखा, साथ ही साथ कौन सा चीज, आपने मूवी बनाई, आपने म्यूजिक कंपोज किया, कंप्यूटर प्रोग्राम किया, इन चीजों को, कोई ड्रामा बनाया, कहा इन चीजों को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा? कहा बिल्कुल मिलेगा। उसको प्रोटेक्शन हमने दिया किस चीज के जरिए? कॉपीराइट एक्ट के जरिए। क्यों भाई? कहा कि वो पेटेंट में कवर नहीं होता, इसलिए हमने उसको कहा दिया प्रोटेक्शन, कॉपीराइट एक्ट में। तो अब कॉपीराइट में आता क्या क्या चीज है? कॉपीराइट किन किन तरह के चीजों पे किस किस तरीके से मिलता है? कॉपीराइट कितने दिनों के लिए वैलिड रहता है? अलग अलग चीजों में कॉपीराइट कितने दिनों के लिए वैलिड है? बुक भी है, मूवी भी है, मैच वगैरह का ब्रॉडकास्ट भी होता है, मैजिशियन वगैरह मैजिक भी दिखलाते हैं, बहुत सारा चीज है।
कहा कि अगर कॉपीराइट लिया है, अगर आपने जो चीजों को बनाया कॉपीराइट के तहत आपने रजिस्टर्ड करवाया, उसके बाद आप किस तरीके से लोगों को देकर के रॉयल्टी ले सकते हैं, या अगर आपने किसी को नहीं दिया ना खुद बनाया तो कंपल्सरली क्या किया जाएगा। कॉपीराइट एक बार लेने के बाद वैलिडिटी, और वो कौन कौन से सिचुएशन है जिसमें कॉपीराइट का इंफ्रिंजमेंट माना जाएगा, मतलब कि आपके अलावा कोई और अगर उस चीज को कर रहा है तो वो पेनलाइज होगा, और पेनलाइज होगा तो कैसे होगा। तो इन चीजों का जवाब मिलेगा हमें कॉपीराइट एक्ट में। या अगला आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट था, यानी अपने इंटेलेक्ट से ही बुक लिखा या पड़ोसी के, तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अपने जो है वो इंटेलेक्ट से ही तो इन्वेंशन किया, तो वो आपका पेटेंट में आ गया। अब इसके बाद जरा देखिए, आप देखते होंगे कहीं पे भी इस तरह का टिक लगा हुआ देखते हैं और आप कह देते हैं ये प्रोडक्ट नाइकी का है। आप जंप करता हुआ पैंथर देखते हैं और आप कह देते हैं कि ये पुमा का है। आप जो है, ध्यान से सुनिएगा, आप जो है एक लाइन सुनते हैं, डर के आगे जीत है, आप कह देते माउंटेन ड्यू। आओ कुछ तूफानी करते हैं, थम्स अप। पागलपंथी भी जरूरी है, बोलिए मिरिंडा। सब क्लियर है, स्प्राइट। मैं तो सिर्फ आपको पंच लाइन बता रहा हूं। उस पंच लाइन को सुनते ही आपके दिमाग में फटाक से एक इमेज आ गया। वो इमेज किसका आ गया? कंपनी का, उस प्रोडक्ट का। ये जो सेंस है, ये जो चीज है, इसी को कहते हैं ट्रेडमार्क। आप जैसे ही ये देखते हैं, कोशिश करता हूं कि ठीक से बने, लीजिए थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश, बन गया थोड़ा। आप जब इस सिंबल को देखते हैं तो देखते ही आपको, जब भी किसी गाड़ी पे ये लगा देखते हैं, आप क्या कहते हैं कौन सी गाड़ी है? आप कह देते हैं ये मर्सिडीज है। जैसे ही आप ये जो है वो चार छल्ला देखते हैं, कह देते हैं ये क्या है? ऑडी है। अब जरा सोचिए, मारुति कंपनी मर्सिडीज वाला वो जो है वो स्टार लगा करके बेचता रहे तो भाई अपने इंटेलेक्ट से आपने जो है वो बनाया है, तैयार किया है, अपने इंटेलेक्ट से आपने उतना क्रिएटिव लाइन सोचा है, तो ऐसे केस में आपको इस पे प्रोटेक्शन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। इसका प्रोटेक्शन ना पेटेंट में कवर होता है क्योंकि इन्वेंशन के तहत नहीं आता, और ना ही कॉपीराइट जिन जिन चीजों पे मिलता है उसमें आता है, तो फिर ट्रेडमार्क। तब हमने बनाया ट्रेडमार्क एक्ट, जहां पे हम देखेंगे कि किस तरह से कोई लोगो, डिजाइन, सिंबल या कोई जो है पूरा का पूरा फ्रेज, वर्ड क्या हो सकता है, आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट कर सकता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रेडमार्क कहते हैं। जब हमने ट्रेडमार्क बनाया तो हमने कहा कि कोई किसी के ट्रेडमार्क का इंफ्रिंजमेंट नहीं करेगा। ये नहीं कि जो है वो रोड पे आप देखिएगा कि नाइकी का टी शर्ट आप शोरूम में लीजिए और आपको जो है वो रास्ते में भी दिखेगा 100-100 रुपए में, टिक एक क्या दो टिक लगा लेते हैं। कहा अगर ऐसा है तो कहा ये इंफ्रिंजमेंट है ट्रेडमार्क का, तो कहा तो क्या होगा? तो कहा तो एक्ट बनाएंगे तभी तो क्या होगा का जवाब मिलेगा। तो उस केस में हम क्या इंपोज करेंगे? फाइन, पेनल्टी, इम्प्रीजमेंट क्या होगा? तो इसके लिए क्या देखना पड़ेगा हमें? ट्रेडमार्क एक्ट। इसी में हमें देखना पड़ेगा कि कुछ ऐसे भी ट्रेडमार्क होते हैं जिसका इस्तेमाल बड़े सारे लोग एक साथ करते हैं, करेंगे बात, जैसे आईएसआई मार्क। ये बहुत सारी चीजों पे लगा रहता है, गुणवत्ता की पहचान, आईएसआई मार्क का निशान। अब ऐसे ही और भी चीज है। तो कहने का मतलब है ट्रेडमार्क है क्या, ट्रेडमार्क कितने तरह का होता है, ट्रेडमार्क कैसे लेते हैं, ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट का क्या मतलब है, ट्रेडमार्क से आपको किन किन चीजों पे प्रोटेक्शन मिलेगा, ये सारे चीज हम करेंगे ट्रेडमार्क एक्ट। ट्रेडमार्क एक्ट जब हमने किया तो हमने जो है ये चीज तो तैयार कर दिया 1999 में, क्या कि अगर मारुति कंपनी ने मर्सिडीज वाला लगा करके बेचा तो ट्रेडमार्क का क्या है? इंफ्रिंजमेंट है। अगर जो है वो ऑडी वाला छल्ला लगा करके बेचा तो भी क्या है? इंफ्रिंजमेंट है। लेकिन जरा सोचिए, कहते हैं ना कि हमारे यहाँ एक्ट बस बनने भर की है, हम तुरंत उसका कोई ना कोई रास्ता निकाल के बैठते हैं। अब क्या हो रहा है वो देखिए। इस बार मारुति कंपनी, एक एग्जांपल है, कहीं भी मैं मारुति कंपनी या उससे रिलेटेड किसी पर्सन के सेंटिमेंट को हर्ट नहीं कर रहा हूँ, समझने और समझाने में मदद मिलेगी, इसलिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि पढ़ाने का मेरा दो ही पर्पस, एक एक्सट्रीम कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड सेकेंड
यू शुड गेट मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, और दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए मुझे। तो यहां मारुति कंपनी ने इस बार ऑडी वाला ये छल्ला नहीं लगाया और ना ही ये स्टार लगाया। तो क्या किया, एग्जैक्टली जिस डिजाइन का मर्सिडीज का कार था बिल्कुल वैसे ही डिजाइन का जो उसने बना दिया, यानी कि उसके ऊपर लगाया अपना ही मारुति वाला, एम वाला, एस वाला, लेकिन किया क्या, बिल्कुल वैसे ही डिजाइन का बनाया। अब क्या हुआ वो देखिए, आपने कोई एक्ट तो बनाया ही नहीं। मैंने तो आपको बोला ही, जब तक कोई कानून नहीं तब तक कानून का उल्लंघन कैसा, जब तक कोई प्रोविजन नहीं तब तक कॉन्ट्रावेंशन कैसा, और प्रोविजन तो तभी आएगा जब आपने कोई क्या बनाया, एक्ट बनाया। तब इन्होंने जो है वो बनाया डिजाइन एक्ट, जिसमें कहा कि अगर आप मारुति के जैसा ही डिजाइन बना करके बेचते हैं तो ये डिजाइन एक्ट का इंफ्रिंजमेंट है, क्योंकि फिर इसमें क्रिएटिविटी है। आपने अपने इंटेलेक्ट से क्या किया है, आपने अपने इंटेलेक्ट से उतना सुंदर मॉडल बनाया है गाड़ी का। ये सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं है, शूज जो आप पहनते हैं, रिस्ट वॉच जो आप पहनते हैं, ग्लासेस जो आप पहनते हैं, एक से वो जो लेंस कार्ड वगैरह का आता है, टिक 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 और बदलता जाता है क्या, डिजाइन ही तो है। ठीक है भाई, उस पे जो लिखा हुआ है, अगर रेबन लिखा हुआ है तो मैं रेबन करके जो है वो नहीं बेच रहा हूं, लेकिन किया क्या, जो रेबन का चश्मा है बिल्कुल वैसा ही बना दिया आपने, शूज वैसा ही आपने जो है वो डिजाइन कर दिया। कह रहे इन चीजों के लिए क्या लाना पड़ा हमें, डिजाइन एक्ट लाना पड़ा। तो डिजाइन एक्ट बेसिकली बतलाएगा आपको डिजाइन से रिलेटेड इंफ्रिंजमेंट के बारे में। आपके सिलेबस में पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क डिटेल में पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ना है, लेकिन डिजाइन एक्ट और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ये आपका इंट्रोडक्शन है। कोई बात नहीं, जो जितना है हम उससे थोड़ा ज्यादा ही पढ़ लेंगे। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भाई क्या हुआ, आप सुनते होंगे नागपुर का संतरा, आप सुनते होंगे कोल्हापुरी चप्पल, रामपुरी चाकू, कांजीवरम सिल्क साड़ी, बनारसी सिल्क साड़ी, बनारसी साड़ी। कहने का मतलब ये है कि ये जो इलाहाबाद का अमरूद, ये जो आप सुनते हैं, क्या सिर्फ नागपुर में ही ऑरेंज होता है, नहीं, पूरे के पूरे नागपुर में ऐसा क्लाइमेट है जिसके कारण जो भी लोग अपने बगीचे में, अपने गार्डन में क्या करेंगे, ऑरेंज लगाएंगे, उन सबके यहाँ एक खास तरह का टेस्ट आएगा उस ऑरेंज में। भाई ऑरेंज तो इधर भी होता है, बहुत सारी जगहों पे होता है, लेकिन उसमें वो टेस्ट और वो जो है वो फ्रेग्रेंस नहीं होगा जो वहां में है। क्यों, क्लाइमेट के कारण। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब होता है एरिया, उस जगह को वो इंडिकेट करता है जिस जगह से वो बिलोंग करता है। अब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को लेकर के क्या क्या एस्पेक्ट बताए हुए हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को लेकर के क्या क्या जो है बेसिकली कानून बताया हुआ है। क्या सारे के सारे लोग बोल देंगे नागपुर का संतरा या कुछ भी, अब इन चीजों को हमें पढ़ना है, यानी कि हमें जो है ये 5 चीजें देखनी है। कौन कौन सा एक्ट हमें देखना है, हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देख लीजिए आप, एक चैप्टर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, लेकिन उसमें 5 एक्ट पढ़ने हैं, बड़ा चैप्टर है, इसलिए मैंने इसको ही पहले पिक किया। इसमें हमें पेटेंट एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, डिजाइन एक्ट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, क्या यही 5 एक्ट बनाए गए हैं कॉपीराइट को प्रोटेक्ट करने के लिए? बिल्कुल नहीं, और भी हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में, हमारे कोर्सेज में ये 5 हमें करने हैं। तो अब इन 5 को हम एक साथ तो करेंगे नहीं, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हमें समझ में आ गया कि ह्यूमन इंटेलेक्ट को जब किसी तरीके से किसी टेंजेबल फॉर्म में ला दिया जाता है तो जिस चीज को आपने बनाया है वही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया। वैक्सीन बनाया, अपने इंटेलेक्ट से एक ऐसा चीज बनाया जो फिजिकली सामने आया है, अपने इंटेलेक्ट से आपके दिमाग में जो बात थी उससे आपने एक किताब लिखा है, अपने आइडिया को टेंजेबल फॉर्म में आप लाए हैं। बहुत अच्छा कहानी दिमाग में था, सुंदर सा स्क्रिप्ट था, आपने मूवी बना दी, बहुत सुंदर कंपोजिशन था, आपने उस पर धुन बना दिया, लोग उसे सुन रहे हैं। तो जब आइडिया को आप सामने लाते हैं तो उस पे जो है वो आप क्या लेते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसे कहते हैं। ये आपका पेटेंट के फॉर्म में, कॉपीराइट के फॉर्म में, ट्रेडमार्क, डिजाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन किसी फॉर्म में हो सकता है। अब इन्हीं अलग अलग फॉर्म में अलग अलग प्रोविजन दिए हुए हैं,
और सब में तरीका लगभग एक ही है कि भाई किस चीज को पेटेंट के दायरे में, किसको कॉपीराइट, किसको ट्रेडमार्क के दायरे में, क्या तरीका पेटेंट का, क्या तरीका कॉपीराइट का, क्या तरीका ट्रेडमार्क का, किन चीजों पे पेटेंट नहीं मिलेगा, किन चीजों पे कॉपीराइट नहीं मिलेगा, किन चीजों पे जो है वो ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा, किस केस में इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा पेटेंट का, ट्रेडमार्क का या कॉपीराइट का, पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट जो भी लिया कितने दिनों के लिए वैलिड रहेगा, जिन चीजों को आपने बनाया है जिसमें आपने पेटेंट, कॉपीराइट या ट्रेडमार्क लिया है, अगर आपने उन चीजों को खुद से नहीं किया, ना किसी को करने दिया, तो क्या होगा। कहने का मतलब है कि देखिए ये सीक्वेंस सब में एक जैसा चलता रहेगा, यानी कि अब इस 5 एक्ट को हमें 1 बाय 1 करना है। तो अब इसमें सबसे पहला हमला हम लोग करेंगे किस पे, पेटेंट एक्ट पे। तो देखिए पहले हमने देखा सेटिंग अप, सेटिंग अप में हम आए पार्ट बी पे। पार्ट बी में हमने उठाया अपना एक चैप्टर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, और इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में जो हमें 5 एक्ट पढ़ने हैं उसमें से पहला एक्ट हमारा जो है वो पेटेंट एक्ट, जिसे हम पढ़ेंगे और जिसमें हम देखेंगे कि पेटेंट एक्ट कब अप्लीकेबल है, इन्वेंशन है क्या, किन किन चीजों पे इन्वेंशन नहीं मिलता है, इन्वेंशन यानी पेटेंट लेने के तरीके क्या है, प्रोसीजर क्या है, किस केस में पेटेंट लेने के बाद अगर आप उस चीज को खुद से नहीं बनाइएगा तो गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर लेगी, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट का क्या मतलब है। इन सारे चीजों का जवाब आपको मिलेगा हमारे नेक्स्ट एपिसोड यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यहां से शुरू करेंगे, पेटेंट एक्ट से जो है वो हमला करेंगे। तो यहां तक के चीजों को ध्यान से जो है वो रिवाइज कर लीजिएगा, खुद से जो जो मैंने बातें आपको बताई है उसको बिल्कुल अकेले में बैठ करके रिवाइज कीजिए और सोचिए जो जो मैंने आपको कहा है कि उसी फॉर्म में लेकर के चलिए, जैसे मैंने आपको बताया उसी फॉर्म में आप सोचिए। और तब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और शुरू करेंगे हम लोग किस चीज को, पेटेंट एक्ट को। तो चलिए यहाँ तक के चीजों को एकदम अच्छे से करके आइए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।